नमस्कार। आज की कहानी है मंजली रानी। वे मेरे कौन थे, मैं क्या बताऊं। वैसे देखा जाए तो वो मेरे कोई भी नहीं थे। होते भी तो कैसे। मैं ब्राह्मण, वे क्षत्रिय, मैं स्त्री, वे पुरुष। फिर न तो रिश्तेदार हो सकते थे और न मित्र। यह क्या कह डाला मैंने। मित्र? भला किसी स्त्री का कोई पुरुष भी मित्र हो सकता है? और यदि हो भी तो क्या इसे समाज बर्दाश्त करेगा? यहाँ तो किसी पुरुष का किसी स्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप है। और यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से किसी प्रकार का व्यवहार रखती है, प्रेम से बातचीत करती है, तो वह स्त्री भ्रष्ट है, चरित्रहीन है। नहीं तो पुरुष से मिलने जुलने का और मतलब ही क्या हो सकता है। खैर, न तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है, न समाज से कुछ सरोकार से। समाज ने तो मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर दूर फेंक दिया है। फिर मैं ही क्यों समाज की परवाह करूं। मेरे माता पिता साधारण स्थिति के आदमी थे। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त मुझसे बड़े मेरे 3 भाई और थे। मैं सबसे छोटी थी। छोटी होने के कारण घर में मेरा लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। मेरे 2 भाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और दोनों से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूढ़ियों के कट्टर पक्षपाती। यहाँ तक कि वे मेरा विवाह 9 साल की ही उम्र में करके गौरी दान के अक्षय पुण्य के भागी बनना चाहते थे। कई लोगों के और मेरे भाइयों के विरोध के कारण ही वे ऐसा न कर पाए। जब मैं 5वीं अंग्रेजी में पढ़ रही थी और मेरी आयु 14 के लगभग थी, तब मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई। वे योग्य वर की खोज में ही थे कि संयोग से ललितपुर के तालुकेदार राजा राममोहन हमारे कस्बे में शिकार खेलने के लिए आए। कस्बे से लगा हुआ एक बड़ा जंगल था जहाँ शिकार खेलने का अच्छा मौका था। उनका खेमा जंगल से बाहर ही कस्बे में था। कस्बे वालों के लिए यह एक खास तमाशा भी हो गया था। उनके टेंट में कभी ग्रामोफोन बजता और कभी नाच गाना होता। लोगों के बिना पैसे के तमाशा देखने के कारण झुंड के झुंड जमा हो जाते। एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई। मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पहचान हो गई थी। हम लोग उन्हीं के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया। लौटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ में बहुत से फल, मेवा और मिठाई इत्यादि भी रखवा दी। कस्बे की कई लड़कियों और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लौटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा, किंतु उस सवारी पर बैठकर मैं अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं भी कहीं की रानी हूँ, और मैंने उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। दूसरे दिन राजा साहब ने स्वयं पिताजी को बुलवा भेजा और उनसे मिलकर 2-3 घंटे बाद जब पिताजी लौटे तो इतने प्रसन्न थे कि उनके पैर धरती पर ही न पड़ते थे। ऐसा मालूम होता था कि वे सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं। आते ही उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और माँ से बोले, लो, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तारा का विवाह साहब के मंझले लड़के से तय कराए। माता पिता दोनों ही इस संबंध से बड़े प्रसन्न हुए। मेरे भाइयों ने जब सुना कि तारा का विवाह एक तालुकेदार के विलासी लड़के से जो मामूली हिंदी पढ़ा लिखा है तय हुआ है, तो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। किंतु उनके विरोध को कौन सुनता। पिताजी तो अपनी हट पकड़े थे। उनके समझ में इससे अच्छा घर और वर मेरे लिए कहीं मिल ही नहीं सकता था। सबसे अधिक आकर्षक बात तो उनके लिए ये थी कि वर बहुत बड़े खानदान के घर का लड़का था। फिर राजा से रिश्तेदारी करके कस्बे में उनकी इज्जत बढ़ न जाएगी क्या। इसके अतिरिक्त विवाह का प्रस्ताव भी तो स्वयं राजा जी ने ही भेजा था। भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी यह प्रस्ताव कैसे ला सकते थे। और सबसे बढ़कर बात तो यह थी कि दहेज के नाम से कुछ न देकर भी लड़की इतने बड़े घर में ब्याई जाती थी। फिर भला इतने बड़े बड़े आकर्षणों के होते हुए भी पिताजी इस प्रस्ताव को कैसे टाल देते। पिताजी मेरी किस्मत की सराहना करके बोले, मेरी तारा तो रानी बनेगी। रानी बनने की खुशी में
मैं फूली फूली फिरती थी। भाइयों का विरोध करना मुझे अच्छा न लगता, किंतु मैं उनके सामने कुछ कह न सकती थी। खैर, भाइयों के बहुत विरोध करने पर भी मेरा विवाह मंझले राजा मनमोहन के साथ हो ही गया। फूलों से सजी हुई मोटर पर बैठकर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई। हमारे कस्बे और ललितपुर के बीच में केवल 27 मील का अंतर था, इसलिए बारात मोटर से ही आई और गई थी। जीवन में पहली बार मैं मोटर पर बैठी थी। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। 27 मील तक मोटर पर बैठने के बाद भी जी नहीं भरा था। यही चाहती थी कि रास्ता लंबा होता जाए और मैं मोटर पर घूमा करूँ, किंतु क्या यह संभव था? आखिर को एक भारी महल के जनाने दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो गई। सास तो थी ही नहीं, इसलिए मेरी जेठानी बड़ी रानी जी परछन कर मुझे उतार ले गई। मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। स्त्रियां बारी बारी से मुंह खोल के देखने लगी। कोई रुपया, कोई छोटा मोटा जेवर या कपड़े मेरी मुंह दिखाई में दे देकर जाने लगी। मेरी जेठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मुंह देखा, कुछ बोली नहीं, करके मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मैंने सुना कि वे पास के किसी कमरे में किसी से कह रही थी, देखा बहू को, क्या तारीफ के पुल बांध रहे थे ससुर जी के कहने से। तो बस यही मालूम होता था कि इंद्र की अप्सरा ही होगी, पर न रूप न रंग, न जाने के सुंदर कह कह के कंगले की बेटी ब्याह कर अपनी इज्जत हल्की की। रोटी बेटी का व्यवहार तो अपनी बराबरी वालों में होता है। बिरजू की माँ पर ससुराल तो इसके रूप पर बिल्कुल लट्टू ही हो गए थे। मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या मुझे सुंदरता की परख भी नहीं है? न जाने कितनी सुंदरियाँ देखी हैं, यह तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी न होगी। मालूम होता है उम्र के साथ साथ ससुर जी की आंखें भी सठिया गई हैं। मंझले राजा को डुबो दिया। बिरजू की माँ उनकी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, सुंदर तो नहीं है रानी जी, जैसी आप लोग हैं वैसी ही है, पर अभी बच्ची है, जवान होगी तो रूप और निखर आएगा। बड़ी रानी तिलमिला उठी और बोली, रूप निखरेगा पत्थर, होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है। फिर वे जग विरक्ति के भाव में बोली, हाँ जाने भी दो, अच्छा हो या बुरा, हमें करना ही क्या है। जब मैं वहाँ अकेली रह गई, सारी औरतें चली गई, तो मेरी माँ के घर की खवासन ने सूना कमरा देखकर मेरा मुंह खोल दिया। शीशा उठाकर मैंने एक बार अपना मुंह ध्यान से देखा, फिर रख दिया। ढूंढने से भी मुझे अपने रंग रूप में कोई ऐब न मिला। पहली बार केवल 5 दिन ससुराल में रहकर मैं अपने पिता के साथ मायके आ गई। ससुराल के 5 दिन मुझे 5 वर्ष की तरह मालूम हुए। मैंने जो रानीतव का सुनहरा सपना देखा था वह दूर हो चुका था। ससुराल से लौटकर मैंने तो कुछ नहीं कहा, किंतु खवासन ने वहाँ के सब हालचाल बतलाए। माँ ने कहा, तो क्या रानी केवल कहने के लिए होती है? भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया बीता होता है। मैं अपनी माँ के साथ मुश्किल से महीना सवा महीना ही रह पाई थी कि मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया। राजाओं की इच्छा के विरुद्ध तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते, न चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी। इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जरा भी अच्छा न लगा, परंतु क्या करते, लाचार थी। सावन में जबकि सभी लड़कियां ससुराल से मायके आती हैं, मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंद होने चली। देवर के साथ फिर मोटर पर बैठी। इस बार मैंने अपना छोटा सा हारमोनियम भी साथ रख लिया था। फिर ससुराल पहुंची। पहली बार तो मेरे साथ माँ के घर की खवासन थी। इस बार उस हारमोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर कुछ न था। मेरा जी एक कमरे में चुपचाप बैठे बैठे बड़ा घबराया करता। घर में कोई ऐसा ना था जिससे घंटे 2 घंटे बातचीत करके जी बहलाती। केवल छोटे राजा मेरे देवर की बातें मुझे अच्छी लगती, किंतु वे भी मेरे पास कभी कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नज़र बचाकर ही आते थे। मैं सारा दिन पुस्तकें पढ़ा करती, पर पुस्तकें थी कितनी। 8-10 दिन में सब पढ़ डाली, यहाँ तक कि 2-3 बार पढ़ डाली। छोटे राजा कभी कभी मुझे अखबार ला दिया करते थे, किंतु सबकी आंखों से बचाकर। घर में काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थी। मुझे घर में कोई काम न करना पड़ता था। मेरी सेवा में भी 2 दासियां रहती थी।
परंतु मुझे तो ऐसा मालूम होता था कि मैं उनके बीच में कैद हूँ, क्योंकि मेरी राय रत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती। उन दासियों में से यदि मैं किसी को किसी काम से कहीं भेजना चाहती तो मेरे कहने मात्र से कहीं न जाती। उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना पड़ता। यदि उधर से स्वीकृति मिल जाती तो मेरा काम होता, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हर माह मुझे खजाने से हाथ खर्च के लिए 150 रुपये मिलते थे, किंतु क्या मजाल उनमें से एक पाई भी महाराजा से पूछे बिना खर्च कर दूं। भीतर के शासन की बागडोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा मेरे ससुर के हाथ। मेरे पति मंझले राजा बड़े ही विलासप्रिय, मदिरा सेवी, शिकार के शौकीन और न जाने क्या क्या थे। क्या बताऊं, वे बहुत सुंदर भी थे, किंतु उनके दर्शन मुझे दुर्लभ थे। 4-6 दिन में कभी घंटे आध घंटे के लिए मेरे कमरे में आ जाते तो मेरा अहोभाग्य समझो। उनकी रूप माधुरी को एक बार जी भर पीने के लिए मेरी आंखें आज तक प्यासी हैं, किंतु मेरे जीवन में वह अवसर कभी न आया। इस दिखावटी वैभव के अंदर मैं किसी प्रकार अपने जीवन को घसीटे जा रही थी। इसी समय मेरे अंधकारपूर्ण जीवन में प्रकाश के एक सुनहरी किरण का आगमन हुआ। छोटे राजा की उम्र 17-18 साल की थी। वे बड़े नेक और होनहार युवक थे। घर में पढ़ने लिखने का शौक केवल उन्हीं को था। छोटे राजा मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे और वे उन्हें पढ़ाया करते थे। घर में आने जाने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता थी। घर में स्त्रियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मंगवा देना भी मास्टर बाबू के ही जिम्मे था, इसलिए वे घर में सबसे ज़्यादा परिचित थे। विवाह के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज़ थी। उन्हें मेरी चाल ढाल, रहन सहन जरा भी पसंद न था। वे हर बात में मेरे ऐब निकालने की फिराक में रहती। तिल का ताड़ बनाकर मेरी जरा जरा सी बात को वे परिचित या अपरिचित जो कोई आता उससे कहती। शायद वे मेरी सुंदरता को मेरे ऐबों से ढक देना चाहती थी। यही बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की। वे तो घर में रोज ही आते थे और रोज उनसे मेरी शिकायत होने लगी, किंतु इसका असर उल्टा ही हुआ। मैंने देखा तिरस्कार की जगह मास्टर बाबू का व्यवहार मेरे प्रति अधिक मधुर और आदरपूर्ण होने लगा। छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता। वे बहुत बार मुझसे गाने का आग्रह करते। मुझे तो कोई गाने बजाने की और रुचि नहीं रह गई थी, किंतु छोटे राजा के आग्रह से मैं अब भी कभी कभी गा दिया करती थी। एक दिन की बात है, जाड़े के दिन थे, किंतु आकाश बादलों से ढका था। मैं अपने कमरे में बैठी एक मासिक पत्रिका के पन्ने उलट रही थी। इतने में छोटे राजा आए। आगे की कहानी भाग 2 में। धन्यवाद।